वेलकम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक एंटी डिप्रेशन के। ये आगे हम लोग आर्टिफिकल ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग को कुछ अदर फदर जो भी कैटेगरीज हैं उनको देखनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से। देखें क्या होता है ये। देखिए भाई, नाम ही बता रहा है कि भाई सेरोटोनिन को इनहिबिट करना है। और अगर मैं बोल रहा हूँ सेरोटोनिन को सेलेक्टिव, तो सिर्फ सेरोटोनिन को, नॉरएड्रेनालिन को नहीं गाइस। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना पैरोक्सिटिन में वहाँ पे क्वेश्चन बना के दे दिया कि जो Na को भी रिलीज करा है, ऑप्शन दे दिया, कुछ कैटेगरीज की कुछ ड्रग दे दी, तो आपने उसमें क्लिक कर दिया, उसको आपने आंसर कर दिया। ऐसा मत करना। ये सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकने वाले हैं। जो Na के हैं वो इसमें आएंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, तो मैग्नीशियम एक्शन समझ में आ गया। सेरोटोनिन की रीअपटेक को रोकना है। अब कैसे होता है, इसका कैसे काम होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये एक बेचारा डिप्रेशन का शिकार इंसान है और इसको 2 से 12 हफ्ते में इस सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर काम करना स्टार्ट करती है। जी हाँ, 2 हफ्ते के बाद ये अपना असर शुरू करती है। और जो इसका इम्प्रूवमेंट वाला जो एक साइकिल चलता है वो 12 हफ्ते तक चलता है। और उसके बाद इंसान तो भाई बाहर आ जाता है डिप्रेशन से। समझ में आया। तो ये आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़े से 2 से 12 हफ्ता याद रखना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पर्टिकुलर ड्रग्स के अकॉर्डिंग। फ्लोक्सेटिन को बुलिमिया नर्वोसा में यूज करता है। अब व्हाट इज बुलिमिया नर्वोसा? बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है गाइस। अगर इसको और जानना है तो आप गूगल कर लेना, लेकिन ये हम लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखो यार, ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे ईटिंग इंसान ज़्यादा करने लगता है और पता नहीं उसके जो दांत हैं उनके इनेमल में इरोजन्स हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो यार। ठीक है, हमारे लिए बस बुलिमिया नर्वोसा का नाम याद रखना होगा। ठीक है, फ्लोक्सेटिन का दूसरा यूज है चिल्ड्रन डिप्रेशन। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी हाँ, यूएस एफडीए ने फ्लोक्सेटिन को चिल्ड्रन डिप्रेशन में यूज करने के लिए अप्रूवल दिया है यूएस एफडीए के द्वारा। ठीक है, और फ्लेवोक्सामिन एंड पैरोक्सिटिन की बात कर ले तो इसका बस इतना पॉइंट याद रखना होगा कि जितनी भी ड्रग्स है ना सेरोटोनिन के रीअपटेक इनहिबिटर में, जितनी भी ड्रग हैं उसमें से सिर्फ हमारी जो फ्लेवोक्सामिन है, पैरोक्सिटिन है, इनका डोज, इनका जो सेडेशन कॉज करने के जो एबिलिटी है, आप एडवर्स इफेक्ट कह लो, ये कह लो, या फिर ये कह लो कि सेडेशन कॉज कर सकता है। ज़्यादा यही सेडेशन कॉज करते हैं, ये सब कम करते हैं, लेकिन फ्लेवोक्सामिन और पैरोक्सिटिन ज़्यादा सेडेशन कॉज कर सकते हैं। चलो अगले पॉइंट देखते हैं सर्ट्रालिन और पैरोक्सिटिन को लेके। सर्ट्रालिन और पैरोक्सिटिन को लेके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया है कि जो एक फार्माकोकिनेटिक के अंडर आता है। जी हाँ, इसका जो एक्सक्रीशन होता है पैरोक्सिटिन का और सर्ट्रालिन का, इसका एक्सक्रीशन फीसेस के रूप में होता है 30 से 50% के अप्रॉक्स, और बाकी जितने हैं सब किडनी से निकल जाते हैं। तो ये एक फार्माकोकिनेटिक पैरामीटर भी आपको मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का क्या देखने वाले हैं? जी हाँ, एडवर्स इफेक्ट देखने वाले हैं। देख लेते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि इजैकुलेशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के बारे में। तो हमारा एटिपिकल हो गया, मैं इसको मिटा सकता हूँ गाइस, एकदम कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को भी यहाँ पे आराम से मिटा सकता हूँ, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब इस सारी चीज़ों को मैं भी यहाँ पे मिटा सकता हूँ, है ना। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के बारे में। क्या होता है इसमें, क्या मैग्नीशियम एक्शन है, क्या पॉइंट है, वो लेके आता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो गाइस हम लोग टाटा बाय बाय कहने वाले हैं एंटी डिप्रेशन के टॉपिक को। कुछ और चुनिंदा कुछ पॉइंट्स और लेके आया हूँ जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के बारे में था। सबसे पहली बात, 1950 में इसका थेरेपी जो है इससे यूज किया गया थेरेपी था, मतलब कि जो थेरेपी 1950 से स्टार्ट हुआ है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन का ही है। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये क्या क्या ब्लॉक कर सकता है। देखो, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी है, जो ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, वो कौन कौन सी है? सेरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकता है। जी हाँ, 5-HT रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकता है। हिस्टामिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकता है, H1 वगैरह को। मस्करैनी रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकता है। अब भाई मस्करैनी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है गाइस, तो कौन सा इफेक्ट आएगा? एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आएगा। याद रखना, मैं इसको बताऊंगा बाद में, आगे और एक्सप्लेन करूंगा। तीसरी बात है अल्फा एनर्जिक, इसको भी ये ब्लॉक कर सकता है। तो मैंने तीनों नाम लिखे हैं, आपको बस इसको याद रखना है। अब देखते हैं थोड़ा फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है,
अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है भाई, तो मैं पहले से बता दूं, मैग्नीशियम फ्रैक्शंस का नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सामने कैटेगरी ही चीख चीख के बता रही है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना, और मेरी मेहनत वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। चलो हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात देख लेते हैं। पहला सीएनएस की बात कर लेते हैं। सीएनएस देखो, सीएनएस में जो इफेक्ट आता है ना, इसको मेजर किया गया है नॉर्मल और डिप्रेशन पेशेंट पे, पर जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लेके आया हूँ सिर्फ। तो 2 से 3 हफ्ते में पेशेंट कम्युनिकेटिव या फिर कह सकते हो कि बातचीत करने वाला बन जाता है ना, और इंटरेस्ट लेने लगता है खुद में भी, और जो उसके चारों तरफ लोग हैं, चीजें हैं, उनमें भी उनका इंटरेस्ट बन जाता है। कितने हफ्ते में? 2 से 3 हफ्तों में। दूसरी बात है, कन्वर्जन की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सीजर थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, इससे कन्वर्जन भी हो सकता है। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग एएनएस पे, बस पॉइंट्स याद रखने हैं आपको एएनएस पे। एएनएस में पहला पॉइंट है ब्लरिंग ऑफ विजन। क्यों भाई? पॉइंट याद रखने हैं, मतलब पॉइंट कैसे याद रहेंगे? जब तक समझोगे नहीं तब तक कैसे याद होगा? भाई जरा बताओ कि कौन कौन सी चीजों को ब्लॉक कर रहा है। अगर मैं बोलूँ ब्लरिंग ऑफ विजन, तो क्या है? मस्करैनिक को ब्लॉक कर रहा था गाइस। मस्करैनिक को ब्लॉक करेगा तभी तो ब्लरी विजन होगा। जी हाँ, ठीक है। दूसरी है कॉन्स्टिपेशन, तीसरा है यूरिनेशन, ठीक है, और ड्राई माउथ। तो ये सारी चीजें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाई एंटी कोलिनर्जिक जो एक्शन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी बात कर रहे हैं सीवीएस। सीवीएस में देखो टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया क्यों है? क्योंकि भाई अल्फा एनर्जिक था, अल्फा एनर्जी को ब्लॉक कर रहा था, तो टैकीकार्डिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन होना, अरिथेमिया का केस आना। अब अरिथेमिया केस हो रहा तो आपकी सीधी बात है कि रिथम जो है गड़बड़ हो रही है आपके हार्ट की, और रिथम गड़बड़ तभी होती है जब उसमें कोई ना कोई ऐसा डिस्टर्बेंस हो जो उनके ऐसे नोड है, एबी नोड से रिलेटेड हो। तो भाई ये तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी पहले से ही, सीवीएस आप पढ़ के आए हो। एसीजी चेंज, यानी कि सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उसका चेंज हो जाना, उसमें टी वेव जो होती है वो सप्रेस हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, टी वेव सप्रेस हो जाती है। अर्थेमिया हो सकता है, जो हमारे मायोकार्डियल है उनका डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है सीएनएस, एएनएस और सीवीएस पे, है ना। तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। अब देखो एडवर्स इफेक्ट तो आपको वहीं कोलॉजिकल एक्शन में ही मिल चुका है, क्योंकि आपको एडवर्स इफेक्ट वहीं से देखने को बहुत आसानी से